हर साल बॉलीवुड सैकड़ों फिल्में बनाता है, लाखों लोगों को रोजगार देता है, अरबों डॉलर की कमाई करता है और दुनिया के कुछ सबसे बड़े सेलिब्रिटीज पैदा करता है। लेकिन एक सवाल है, यह पूरी मशीन आखिर काम कैसे करती है? कौन पैसा लगाता है, कौन जोखिम उठाता है और सबसे महत्वपूर्ण, बॉलीवुड से असली पैसा कमाता कौन है? रात के 2 बजे मुंबई का ज्यादातर हिस्सा सो रहा होता है, लेकिन एक जगह ऐसी है जो कभी नहीं सोती। यहां हर दिन सपने लिखे जाते हैं, करोड़ों रुपए दांव पर लगाए जाते हैं और कुछ लोग एक ही रात में सुपरस्टार बन जाते हैं। ये है बॉलीवुड, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां एक एक्टर एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज करता है, जहां एक मूवी का बजट कई छोटे शहरों के सालाना बजट से भी बड़ा होता है और जहां हर फ्राइडे हजारों करोड़ रुपए की किस्मत का फैसला होता है। लेकिन बॉलीवुड की असली कहानी ग्लैमर की नहीं है, असली कहानी पैसों की है। जब आप थिएटर में टिकट और पॉपकॉर्न खरीदते हैं, जब कोई फिल्म ओटीटी पर ट्रेंड करती है या जब कोई सॉन्ग 1 बिलियन व्यूज पार करता है, तो वह पैसा आखिर जाता कहां है? क्या बॉलीवुड सिर्फ एक्टर्स का बिजनेस है या इसके पीछे छुपा है एक विशाल फाइनेंशियल एम्पायर जहां प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर्स, ब्रांड्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और इन्वेस्टर्स सभी अपना हिस्सा लेते हैं? आज हम बॉलीवुड के चमकते हुए पर्दे के पीछे झांकेंगे। हम देखेंगे एक ऐसी मशीन को जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करती है, जो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और जो इंडिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम को चलाती है। यह कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, यह कहानी सिर्फ स्टार्स की नहीं है, यह कहानी है पैसों की, पावर की, रिस्क की और उस बिजनेस की जो सपनों को बेचकर चलता है। वेलकम टू द ड्रीम फैक्ट्री। आज बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, बॉलीवुड अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसकी कहानी किसी स्टूडियो से शुरू नहीं होती, किसी सुपरस्टार से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। थिएटर स्टेजेस में, लोक नाटकों में और उन कहानियों में जो पीढ़ियों से लोगों को सुनाई जाती थीं। सिनेमा आने से पहले भारत की एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बिल्कुल अलग थी। कहीं नौटंकी होती थी, कहीं तमाशा, कहीं यक्षगान, तो कहीं कथकली। हर रीजन की अपनी स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन थी। देवताओं की कहानियां, राजाओं की कहानियां, युद्धों की कहानियां, प्रेम और बलिदान की कहानियां। और अगर ध्यान से देखें तो आज भी बॉलीवुड की कई फिल्म्स में वही डीएनए दिखाई देता है। ग्रैंड इमोशंस, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, ड्रामेटिक डायलॉग्स और ऐसे मोमेंट्स जो ऑडियंस को हंसाएं भी और रुलाएं भी। लेकिन फिर आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, पारसी थिएटर। 19वीं सदी में बॉम्बे के कुछ पारसी बिजनेसमैन ने प्रोफेशनल थिएटर कंपनीज शुरू की। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह बिजनेस था। टिकट सेल्स थी, प्रोड्यूसर्स थे, स्टार्स थे, मार्केटिंग थी और ऑडियंस को समझने की कोशिश थी। मिथोलॉजी, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, सब कुछ एक ही स्टेज पर मिलता था। और जब बाद में फिल्म्स आईं, तो बॉलीवुड ने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अपनाया। कई मायनों में बॉलीवुड का पहला बिजनेस मॉडल पारसी थिएटर से ही आया था। फिर दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजी आई, सिनेमा। 1895 में लुमियर ब्रदर्स ने पेरिस में अपनी पहली फिल्म दिखाई। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 3 साल बाद 1898 में सिनेमा भारत पहुंच चुका था, बॉम्बे में। भारत ने इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। उस दौर के लोगों के लिए चलती हुई तस्वीरें किसी जादू से कम नहीं थीं। लोग हैरान रह जाते थे कि तस्वीर चल कैसे रही है, और धीरे धीरे सिनेमा एक नई क्यूरियोसिटी बन गया। लेकिन हर बड़ी इंडस्ट्री को एक विजनरी चाहिए होता है, और बॉलीवुड को भी मिला। दादा साहेब फाल्के, एक प्रिंटर, एक आर्टिस्ट, एक ड्रीमर। कहा जाता है कि जब उन्होंने द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की फॉरेन फिल्म देखी, तो उनके मन में एक सवाल उठा, अगर दूसरे देश अपनी कहानियों पर फिल्म बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? यही सवाल भारतीय सिनेमा की शुरुआत बन गया। फाल्के सिर्फ सपना देखकर नहीं रुके। वह लंदन गए, फिल्म मेकिंग सीखी, इक्विपमेंट खरीदा और वापस आकर काम शुरू कर दिया। लेकिन उस दौर में एक बड़ी समस्या थी। कोई एक्ट्रेस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि समाज में एक्टिंग को सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था। आखिरकार उन्होंने एक पुरुष कलाकार, अन्ना सालुंके को महिला किरदार निभाने के लिए चुना। आज यह सुनकर अजीब लगता है,
लेकिन उस समय यही एक रास्ता था। और फिर आया 3 मई 1913, भारतीय एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का एक ऐतिहासिक दिन। रिलीज हुई राजा हरिश्चंद्र, भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म। एक ऐसे राजा की कहानी जो सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग देता है। फिल्म साइलेंट थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन ऑडियंस पर उसका असर बेहद गहरा था। पहली बार लोगों ने स्क्रीन पर भारतीय चेहरे देखे, भारतीय किरदार देखे, भारतीय कहानियां देखीं, और उन्हें एहसास हुआ कि सिनेमा सिर्फ विदेशियों का माध्यम नहीं है, यह हमारा भी हो सकता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत 1913 में फीचर फिल्म्स बना रहा था, जबकि हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द बर्थ ऑफ अ नेशन 1915 में आई। मतलब भारत ने अपनी पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म अमेरिका से पहले बना ली थी। यह सोचकर हैरानी होती है कि जिस इंडस्ट्री को आज दुनिया बॉलीवुड के नाम से जानती है, उसकी नींव उस दौर में रखी जा चुकी थी। और यही वह फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर पूरा बॉलीवुड खड़ा हुआ। एक प्रिंटर के विजन से, एक ड्रीमर की जिद से, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से, और उस विश्वास से कि भारतीय कहानियां भी दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर जगह बना सकती है। शायद इसीलिए बॉलीवुड की कहानी किसी सुपरस्टार से शुरू नहीं होती। वह शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसने दुनिया को देखकर कहा था, अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब एक दिलचस्प सवाल, जब दिल्ली भारत की कैपिटल है तो बॉलीवुड मुंबई में क्यों है? आखिर भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री संसद के पास नहीं, बल्कि अरब सागर के किनारे क्यों बनी? इसका जवाब हमें लगभग 100 साल पीछे ले जाता है। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं था, यह ब्रिटिश इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी था। दुनिया भर से जहाज यहीं आते थे। कपास, कपड़ा, मशीनें और नए आइडियाज सबसे पहले बंबई पहुंचते थे। और जब यूरोप से सिनेमा की नई टेक्नोलॉजी भारत आई, तो उसने भी सबसे पहले इसी शहर के दरवाजे पर दस्तक दी। लेकिन टेक्नोलॉजी अकेले काफी नहीं होती, उसे चलाने के लिए चाहिए होता है कैपिटल। और बंबई के पास कैपिटल था, बहुत कैपिटल। यह एक ट्रेडिंग सिटी थी, जहां व्यापारी थे, उद्योगपति थे, कारोबारी थे, जो रिस्क लेना जानते थे। जब बाकी लोग फिल्मों को सिर्फ एक तमाशा समझ रहे थे, तब कुछ गुजराती व्यापारी, पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, मारवाड़ी बिजनेसमैन और मुस्लिम कारोबारी इसमें एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। उन्होंने फिल्म मेकर्स को फंडिंग दी, स्टूडियोज बनाए और एक नई इंडस्ट्री की फाउंडेशन रख दी। लेकिन असली ताकत सिर्फ पैसों से नहीं आई, असली ताकत आई टैलेंट से। पूरा देश मुंबई की ओर आने लगा। पंजाब से एक्टर्स आए, बंगाल से राइटर्स और लिरिसिस्ट्स आए, दक्षिण भारत से टेक्नीशियंस और स्टंट आर्टिस्ट्स आए, गुजरात से इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स आए। देश का हर कोना अपना टैलेंट लेकर मुंबई पहुंच रहा था। धीरे धीरे यह शहर एक ऐसे मेल्टिंग पॉट में बदल गया, जहां पंजाब का जुनून, बंगाल की क्रिएटिविटी, दक्षिण भारत की टेक्निकल एक्सपर्टीज और गुजरात की बिजनेस सेंस एक साथ मिल रही थी। और शायद यही कॉम्बिनेशन बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। लेकिन फिर भी सवाल बचता है, दिल्ली क्यों नहीं? जवाब बहुत सरल है। दिल्ली के पास पावर थी, मुंबई के पास मनी था। और एंटरटेनमेंट की दुनिया अक्सर पावर के पास नहीं, बल्कि मनी और ऑडियंस के पास जाती है। दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेसी का केंद्र थी, जबकि मुंबई ड्रीमर्स और रिस्क टेकर्स का। यहां नए आइडियाज को मौका मिलता था, नए फेसेस को पहचान मिलती थी, और सबसे बड़ी बात, यहां फेलियर को भी स्वीकार किया जाता था। फिर स्टूडियोज बने, सिनेमा हॉल्स बने, डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, इन्वेस्टर्स आए। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स और टेक्नीशियंस सब एक ही सिटी में इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ जिसे आज हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। और एक बार जब यह इकोसिस्टम बन गया, तो खेल लगभग तय हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनती, वे नेटवर्क से बनती हैं। और मुंबई वह नेटवर्क बना चुकी थी। इसीलिए आज भी जब भारत का कोई लड़का या लड़की सुपरस्टार बनने का सपना देखता है, तो उस सपने का एड्रेस अक्सर एक ही होता है, मुंबई। 15 अगस्त 1947। एक नया देश जाग उठा। लगभग 200 साल की गुलामी के बाद भारत को आजादी मिली थी। लेकिन एक आजाद देश के लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए थी होप, उन्हें चाहिए थे ड्रीम्स। और सिनेमा वही सपने बेचता था।
1947 का भारत एक टूटा हुआ देश था। पार्टीशन का दर्द था, गरीबी थी, अनिश्चितता थी। एक आम आदमी के पास क्या था? न इंटरनेट, न टेलीविजन, न स्मार्टफोन। मनोरंजन के साधन बेहद सीमित थे। और फिर किसी छोटे शहर या कस्बे में एक सिनेमा हॉल खड़ा होता था। टिन की छत, लकड़ी की कुर्सियां, एक साधारण सा पर्दा। लेकिन उस पर्दे पर एक पूरी दुनिया बसती थी। आजादी के बाद पूरे भारत में सिनेमा हॉल तेजी से बढ़ने लगे, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक। सिनेमा देखना कोई कैजुअल एक्टिविटी नहीं थी। यह एक इवेंट था। लोग तैयार होकर जाते थे, परिवार के साथ जाते थे, घंटों लाइन में खड़े रहते थे, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। उस दौर में सिनेमा ही एकमात्र एंटरटेनमेंट मीडियम था जो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता था। और शायद यही बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उसका कोई रियल कॉम्पिटिटर नहीं था। और इसी उम्मीद से भरी ऑडियंस के सामने आए तीन लेजेंड्स, तीन सुपरस्टार्स, तीन अलग-अलग पर्सनालिटीज, जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, बल्कि नए भारत के ड्रीम्स को शेप दिया। सबसे पहले राज कपूर, एक ऐसा हीरो जो आम आदमी जैसा दिखता था, संघर्ष करता था, गिरता था, फिर उठता था। जब आवारा हूं पूरे देश में गूंजा, तो लोग सिर्फ एक गीत नहीं गा रहे थे, वे खुद को उस कहानी में देख रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात, राज कपूर सिर्फ भारत के स्टार नहीं थे, सोवियत यूनियन में भी उनका जबरदस्त क्रेज था। इंटरनेट के बिना, सोशल मीडिया के बिना, फिर भी एक भारतीय एक्टर दुनिया के दूसरे छोर पर लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। फिर आए दिलीप कुमार, द ट्रेजेडी किंग। जब वे स्क्रीन पर दर्द महसूस करते थे, तो पूरा ऑडियंस वह दर्द महसूस करता था। उन्होंने भारतीय एक्टिंग को एक नया रूप दिया। संयम, गहराई, भावनाएं। यदि अमेरिका के पास मार्लन ब्रांडो था, तो भारत के पास दिलीप कुमार थे। और जब मुगल ए आजम रिलीज हुई, वह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक नेशनल इवेंट थी। और फिर थे देव आनंद, स्टाइल, चार्म, कॉन्फिडेंस। उस दौर के युवाओं के लिए वे सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे एस्पिरेशन थे। उनकी चाल, उनका अंदाज, उनकी मुस्कान, सब कुछ ट्रेंड बन जाता था। आज जिसे हम फैंडम कहते हैं, उसकी नींव बहुत हद तक उसी दौर में रखी गई थी। इंस्टाग्राम से पहले, यूट्यूब से पहले, जब लोकप्रियता फॉलोअर्स से नहीं, दिलों से मापी जाती थी। जरा कल्पना कीजिए, एक किसान जो दिन भर खेत में काम करता है, एक मजदूर जो पूरे दिन मेहनत करता है, एक परिवार जो रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहा है। उनके पास एक ऐसी जगह थी जहां वे कुछ घंटों के लिए अपनी दुनिया भूल सकते थे, सिनेमा हॉल। 3 घंटे, एक नई दुनिया, एक हीरो जो अंत में जीत जाता है, एक लव स्टोरी जो सपनों जैसी लगती है, एक सॉन्ग जो सीधे दिल में उतर जाता है। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वह होप था, वह थेरेपी था, वह एस्केप था। और करोड़ों लोगों के लिए वह किसी रिलीजन से कम नहीं था। और जब डिमांड इतनी बड़ी हो, तो इंडस्ट्री का ग्रो करना तय होता है। ज्यादा सिनेमा हॉल्स, ज्यादा फिल्म्स, ज्यादा स्टार्स। प्रोड्यूसर्स ने देखा कि लोग फिल्मों के लिए बार-बार पैसा खर्च करने को तैयार हैं। और यहीं से बॉलीवुड एक कला नहीं, एक विशाल बिजनेस बनना शुरू हुआ। एक सक्सेसफुल फिल्म सिर्फ तालियां नहीं कमाती थी, वह पीढ़ियों तक चलने वाली वेल्थ बना सकती थी। इसी गोल्डन एज ने बॉलीवुड का वह डीएनए तैयार किया जो आज भी जिंदा है। इमोशनल स्टोरी टेलिंग, मेमोरेबल म्यूजिक और लार्जर देन लाइफ हीरोज। यह फॉर्मूला 1950 के दशक में बना था। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज भी वही फॉर्मूला काम कर रहा है। 1950 के दशक में बॉलीवुड ने सिर्फ भारत का मनोरंजन नहीं किया, उसने एक टूटे हुए, संघर्ष कर रहे नए देश से कहा, तुम्हारा हीरो आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। और करोड़ों लोगों ने उस बात पर विश्वास कर लिया। हम अक्सर सोचते हैं कि स्टार्स फेमस होते हैं क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं। यह बात सच है, लेकिन बॉलीवुड में एक और सच है, एक थोड़ा गहरा सच। स्टार्स सिर्फ इसलिए फेमस नहीं होते क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे करोड़ों रुपए के रिस्क को कम कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है स्टारडम की इकोनॉमिक्स। फिल्म बनाना शायद दुनिया के सबसे रिस्की बिजनेसेस में से एक है। जरा सोचिए, आप 100 करोड़ रुपए लगाते हैं, 2 साल तक काम करते हैं, सैकड़ों लोगों की टीम जुटती है, सेट बनते हैं, सॉन्ग्स शूट होते हैं, मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च होते हैं। और फिर एक फ्राइडे आता है, सिर्फ एक फ्राइडे, और उसी दिन
ऑडियंस फैसला करती है हिट या फ्लॉप। कोई गारंटी नहीं, कोई सर्टेनिटी नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए यह किसी नाइटमेयर से कम नहीं। तो सवाल है, इस रिस्क को कम कैसे किया जाए? जवाब है, एक ऐसा चेहरा लाओ जिस पर लोग भरोसा करते हों। यहीं से एक एक्टर एक फाइनेंशियल एसेट बन जाता है। जब कोई प्रोड्यूसर कहता है शाहरुख खान हमारी फिल्म में है, तो सिर्फ फैंस एक्साइटेड नहीं होते, इन्वेस्टर्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ओपनिंग वीकेंड मजबूत रहेगा, एडवांस बुकिंग्स आएंगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ज्यादा पैसा देंगे, सैटेलाइट चैनल्स ज्यादा पैसा देंगे, ओवरसीज मार्केट ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। एक सुपरस्टार सिर्फ एक्टर नहीं होता, वह कॉन्फिडेंस बेचता है, वह सर्टेनिटी बेचता है। और बिजनेस की दुनिया में सर्टेनिटी की कीमत हमेशा बहुत ज्यादा होती है। इस इकोनॉमिक्स को सबसे पहले समझाने वालों में एक नाम था, अमिताभ बच्चन। 1970 का भारत गुस्से में था। करप्शन थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, सिस्टम से निराशा थी। और तभी स्क्रीन पर आया एक आदमी जो उस सिस्टम को चुनौती देता था, एंग्री यंग मैन। अमिताभ बच्चन सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे उस दौर की आवाज थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कई बार स्क्रिप्ट देखे बिना ही फिल्म खरीद लेते थे। सिर्फ नाम काफी था। और यहीं बॉलीवुड ने एक महत्वपूर्ण लेसन सीखा। एक सुपरस्टार के साथ आधी लड़ाई पहले ही जीत ली जाती है। फिर आए शाहरुख खान। दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, सिर्फ भूख और असाधारण टैलेंट। शाहरुख ने सिर्फ फिल्में नहीं की, उन्होंने खुद को एक ब्रांड में बदल दिया। उनकी फिल्मों ने सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर के भारतीयों के दिलों में जगह बनाई। लंदन, दुबई, टोरंटो, न्यूयॉर्क, जहां भी भारतीय थे, वहां एसआरके की ऑडियंस थी। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब था ओवरसीज रेवेन्यू, प्रीमियम प्राइसिंग, स्ट्रॉन्गर डील्स। और यही वजह थी कि एसआरके सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वे एक ग्लोबल बिजनेस एसेट बन गए। और फिर आते हैं सलमान खान। सलमान का फॉर्मूला अलग था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कंसिस्टेंसी। साल बदला, फिल्म बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली, ऑडियंस। ईद और सलमान लगभग एक ट्रेडिशन बन गए। इन्वेस्टर्स के लिए कैलकुलेशन बेहद सिंपल थी। अगर सलमान है तो ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, अगर ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है तो रिकवरी की संभावना भी स्ट्रॉन्ग है। सलमान ने साबित किया कि कभी-कभी ऑडियंस स्टोरी देखने नहीं आती, ऑडियंस स्टार देखने आती है। और यही कारण है कि सुपरस्टार्स को इतनी बड़ी फीस मिलती है। बाहर से देखने पर 100 करोड़ रुपए की फी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन प्रोड्यूसर की नजर से देखिए, अगर किसी बड़े सुपरस्टार की वजह से ओटीटी राइट्स महंगे बिकते हैं, सैटेलाइट राइट्स महंगे बिकते हैं, ओवरसीज कलेक्शन बढ़ता है और ब्रांड डील्स बढ़ती हैं, तो वह फी कॉस्ट नहीं रहती, वह इन्वेस्टमेंट बन जाती है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कई बार खुद अपनी कीमत से कहीं ज्यादा रिटर्न देता है। अगर बॉलीवुड एक स्टॉक मार्केट होता, तो हर सुपरस्टार एक अलग कैटेगरी का स्टॉक होता। कुछ रिलायबिलिटी देते, कुछ ग्रोथ देते, कुछ कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते। लेकिन प्रिंसिपल एक ही रहता, जितना बड़ा स्टार उतना कम रिस्क, जितना कम रिस्क उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा बिजनेस। यही वजह है कि बॉलीवुड में स्टारडम सिर्फ पॉपुलैरिटी का खेल नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का खेल है। एक सुपरस्टार का असली काम सिर्फ एक्टिंग करना नहीं होता, उसका असली काम होता है इन्वेस्टर्स को यह भरोसा दिलाना कि 100 करोड़ रुपए खर्च करना सुरक्षित है। और शायद इसी वजह से कभी-कभी एक मुस्कान, एक डायलॉग या एक सुपरस्टार का नाम कई बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा मूल्यवान बन जाता है। एक 100 करोड़ की फिल्म की कल्पना कीजिए, इतना पैसा, इतना रिस्क, इतनी मेहनत। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि बॉलीवुड में फिल्म बनाना एक बिजनेस है, और हर बिजनेस की तरह इसका असली खेल रेवेन्यू स्ट्रीम्स का है। जब कोई फिल्म रिलीज होती है, ज्यादातर लोग सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया? लेकिन सच ये है कि बॉक्स ऑफिस पूरी कहानी नहीं है। वह सिर्फ एक हिस्सा है, एक खिड़की है, एक बहुत बड़ी मनी मशीन की। क्योंकि एक बॉलीवुड फिल्म सिर्फ एक जगह से पैसा नहीं कमाती, वह कई अलग-अलग मार्केट्स में एक साथ बिकती है। सबसे पहले आता है बॉक्स ऑफिस। ऑडियंस टिकट खरीदती है, थिएटर्स भर जाते हैं, हाउसफुल के बोर्ड्स लग जाते हैं। लेकिन जो कलेक्शन दिखाई देता है, उसका पूरा पैसा प्रोड्यूसर के पास नहीं जाता। उसमें थिएटर्स का हिस्सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का हिस्सा होता है, टैक्सेस होते हैं। यानी बॉक्स ऑफिस महत्वपूर्ण है,
लेकिन यह पूरी कमाई नहीं है। फिर आता है OTT, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार। आज कई बार ऐसा होता है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसके स्ट्रीमिंग राइट्स बिक जाते हैं। मतलब थिएटर का पहला टिकट बिकने से पहले प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए सिक्योर कर चुका होता है। कई प्रोजेक्ट्स में OTT डील पूरे बजट का बड़ा हिस्सा रिकवर कर देती है। फिर आते हैं सैटेलाइट राइट्स। टेलीविजन शायद पहले जितना ग्लैमरस नहीं रहा, लेकिन बिजनेस आज भी बड़ा है। संडे आफ्टरनून पर दिखाई जाने वाली एक हिट फिल्म चैनल्स को TRP देती है। TRP एडवर्टाइजर्स को लाती है और एडवर्टाइजर्स रेवेन्यू लाते हैं। इसीलिए टीवी नेटवर्क्स पॉपुलर फिल्म्स के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं म्यूजिक की। बॉलीवुड का म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वह एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है। सॉन्ग्स यूट्यूब पर चलते हैं, स्पॉटिफाई पर स्ट्रीम होते हैं, रेडियो पर बजते हैं, रील्स में इस्तेमाल होते हैं, वेडिंग्स में गूंजते हैं, और हर प्ले किसी न किसी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। इसीलिए कई बार फिल्म रिलीज होने से पहले ही म्यूजिक राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑडियंस को दिखाई भी नहीं देती। कभी आपने नोटिस किया है कि हीरो हमेशा एक स्पेसिफिक फोन इस्तेमाल करता है या कोई पार्टिकुलर कार बार बार दिखाई देती है? यह एक्सीडेंट नहीं होता, यह प्रोडक्ट प्लेसमेंट होता है, एक एडवर्टाइजमेंट जो कहानी के अंदर छुपा हुआ होता है। ब्रांड्स इसके लिए करोड़ों रुपए देते हैं और ऑडियंस कहानी देखते हुए एडवर्टाइजमेंट भी देख लेती है, बिना स्किप किए। फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट। दुनिया भर में करोड़ों इंडियंस रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, UAE, ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑडियंस बॉलीवुड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई फिल्म्स अपनी कुल कमाई का बड़ा हिस्सा इंडिया के बाहर से कमाती हैं। यानी एक फिल्म सिर्फ भारतीय ऑडियंस के लिए नहीं बनती, वह ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू होती हैं वो रेवेन्यू स्ट्रीम्स जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। मर्चेंडाइज, यूट्यूब रेवेन्यू, रीमेक राइट्स, एयरलाइन एंटरटेनमेंट राइट्स, डिजिटल क्लिप्स, लाइसेंसिंग डील्स, फ्रैंचाइज प्रोडक्ट्स। एक सक्सेसफुल फिल्म सालों तक पैसा कमाती रह सकती है, कभी टॉय बनकर, कभी टी-शर्ट बनकर, कभी रीमेक बनकर, कभी एयरप्लेन की स्क्रीन पर चलकर। अब पूरी पिक्चर देखिए। 100 करोड़ की फिल्म, बॉक्स ऑफिस से कमाई, OTT से कमाई, सैटेलाइट से कमाई, म्यूजिक से कमाई, ब्रांड डील्स से कमाई, ओवरसीज मार्केट्स से कमाई, और फिर बाकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अचानक एक फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रह जाती, वह एक बिजनेस एसेट बन जाती है। और शायद यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ऑडियंस को लगता है वह एक फिल्म देख रही है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में वह फिल्म एक प्रोडक्ट है जिसे अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग रूप में बार बार बेचा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, ऑडियंस को अक्सर सिर्फ एक मार्केट दिखाई देता है, जबकि असली गेम उसके पीछे चल रहा होता है। सिर्फ 1 साल, न कोई ब्लॉकबस्टर जिसने इतिहास बदल दिया, न कोई सुपरस्टार जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया, न कोई आइकॉनिक सीन जिसे आज भी लोग याद करते हों। लेकिन उसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सिर्फ कुछ शब्द, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना बड़ा था कि आज का पूरा बॉलीवुड उसी पर खड़ा है। 1998 से पहले का बॉलीवुड वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। आज जब कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो वह बैंक, स्टूडियो या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के पास जाता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बॉलीवुड को ऑफिशियली इंडस्ट्री माना ही नहीं जाता था। और जब कोई इंडस्ट्री ही नहीं है तो बैंक्स उसे लोन क्यों देंगे? इसलिए प्रोड्यूसर्स के पास दूसरा रास्ता था, और वही रास्ता बॉलीवुड की सबसे बड़ी समस्या भी था। फिल्म बनाने के लिए पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा। लेकिन वह पैसा अक्सर बैंक से नहीं आता था, वह आता था प्राइवेट फाइनेंशियर्स से, बड़े सेट्स से, कैश लेंडर्स से, और कई बार उन लोगों से जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता था। प्रोड्यूसर को फंडिंग चाहिए थी, फाइनेंसियर को रिटर्न्स चाहिए थे, कभी इन्फ्लुएंस चाहिए था, कभी एक्सेस, कभी पावर। कई डील्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं बल्कि भरोसे पर होती थीं, और कभी-कभी डर पर भी। अगर फिल्म चल गई सब खुश, अगर फिल्म डूब गई तो सिर्फ पैसा नहीं डूबता था, रिश्ते भी डूब जाते थे, करियर भी। फिर आया 1998 और सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो बाहर से देखने पर बहुत साधारण लगता था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ऑफिशियली इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया गया। सुनने में छोटा बदलाव लगता है,
लेकिन बिजनेस की दुनिया में यह अर्थक्वेक जैसा था, क्योंकि अब फिल्म बनाना सिर्फ कला नहीं था, यह एक लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी बन चुका था। और इसका मतलब था, अब बैंक्स बॉलीवुड को सीरियसली लेने वाले थे। सबसे पहले कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आगे आए, फिर बैंक्स आए, और पहली बार प्रोड्यूसर्स के पास एक नया विकल्प था। अब उन्हें किसी सेठ के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं थी। अब वे लोन एप्लीकेशन भर सकते थे, इंटरेस्ट रेट निगोशिएट कर सकते थे, रीपेमेंट स्केड्यूल बना सकते थे। यह सब सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन असल में यही रेवोल्यूशन था, क्योंकि पहली बार बॉलीवुड का पैसा क्लीन, ट्रेसेबल और अकाउंटेबल बन रहा था। और जैसे ही बैंकिंग सिस्टम अंदर आया, वैसे ही कॉर्पोरेट इंडिया भी अंदर आने लगा। बड़े स्टूडियोज, लिस्टेड कंपनीज, मीडिया कॉर्पोरेशन, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। अब फिल्में सिर्फ पैशन प्रोजेक्ट्स नहीं थीं, वे बिजनेस प्रोजेक्ट्स बन चुकी थीं। बजट्स स्प्रेडशीट्स में बनने लगे, फोरकास्ट्स तैयार होने लगे, रिस्क एनालिसिस होने लगा, मीटिंग्स बोर्डरूम्स में होने लगी, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने कॉर्पोरेट लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया। लेकिन शायद सबसे अंडररेटेड बदलाव था इंश्योरेंस। आज यह नॉर्मल लगता है, लेकिन उस समय यह रेवोल्यूशनरी था। सोचिए, अगर किसी बड़े एक्टर की तबीयत खराब हो जाए, अगर सेट पर एक्सीडेंट हो जाए, अगर शूटिंग महीनों के लिए रुक जाए, तो प्रोड्यूसर का क्या होता? पहले वह लगभग बर्बाद हो सकता था, लेकिन इंश्योरेंस आने के बाद इंडस्ट्री के पास सेफ्टी नेट आ गया। अब अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस का मतलब प्रोजेक्ट की मौत नहीं था, और इसी वजह से बड़े बजट्स पॉसिबल होने लगे। फिर आया एक और बदलाव, ऑडिट्स, अकाउंटिंग, ट्रांसपेरेंसी। पहले किसी फिल्म ने वास्तव में कितना कमाया, यह कई बार किसी को ठीक ठीक पता नहीं होता था। नंबर्स अनुमान होते थे, दावे होते थे, कहानियां होती थीं, लेकिन डेटा नहीं होता था। कॉर्पोरेट एरा ने पहली बार बॉलीवुड को डेटा दिया। रियल नंबर्स, रियल रिपोर्टिंग, रियल डिसीजन मेकिंग। और जब आपके पास डेटा होता है, तो बिजनेस गैस वर्क से स्ट्रैटेजी में बदल जाता है। जरा दोनों दुनियाओं की तुलना कीजिए। पहले फंडिंग इनफॉर्मल थी, कॉन्ट्रैक्ट्स कमजोर थे, रिस्क मैनेजमेंट लगभग नहीं था, इंश्योरेंस नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और कई फैसले इंट्यूशन पर लिए जाते थे। फिर बैंक्स आए, कॉर्पोरेट्स आए, इंश्योरेंस आई, ऑडिट्स आए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आए, डेटा आया। एक ही इंडस्ट्री थी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह बदल चुका था। और शायद यही वजह है कि 1998 के बाद का बॉलीवुड इतना अलग दिखाई देता है। बड़े बजट्स, इंटरनेशनल शूट्स, मैसिव सेट्स, ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन्स, लॉन्ग टर्म स्टूडियो प्लानिंग। इनमें से बहुत सी चीजें उस पुराने सिस्टम में संभव ही नहीं थी, क्योंकि ड्रीम्स बड़े थे, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर छोटा था। 1998 ने वही स्ट्रक्चर बदल दिया। अक्सर लोग बॉलीवुड का इतिहास सुपरस्टार्स के नाम से याद रखते हैं। कभी अमिताभ बच्चन, कभी शाहरुख खान, कभी सलमान खान। लेकिन बॉलीवुड की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक किसी सुपरस्टार ने नहीं की थी, किसी ब्लॉकबस्टर ने नहीं की थी। वह एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन थी, जिसने बॉलीवुड को एक गैम्बल से एक इंडस्ट्री में बदल दिया। और उसी दिन से पैसा, टैलेंट और एम्बिशन तीनों ने एक ही दिशा में चलना शुरू कर दिया। एक समय था जब बॉलीवुड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रोड्यूसर होता था। उसका विजन, उसका पैसा, उसकी फिल्म। अगर फिल्म हिट हुई तो वही राजा था। अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो सबसे बड़ा नुकसान भी उसी का होता था। लेकिन फिर बॉलीवुड बदल गया। धीरे धीरे पावर एक इंसान से निकलकर कंपनीज के पास चली गई। और आज बॉलीवुड में सबसे पावरफुल एसेट कोई सुपरस्टार नहीं, बल्कि कॉर्पोरेशंस हैं। पुराने बॉलीवुड का मॉडल बहुत सिंपल था। एक प्रोड्यूसर, एक फिल्म, एक बड़ा रिस्क। पूरी जिंदगी की कमाई अक्सर एक प्रोजेक्ट पर लगी होती थी। फिल्म चली तो सब कुछ मिल गया, फिल्म डूबी तो सब कुछ चला गया। कॉर्पोरेट एरा ने इस मॉडल को पूरी तरह बदल दिया। अब एक कंपनी एक फिल्म पर डिपेंड नहीं करती, वह एक साथ कई प्रोजेक्ट्स चलाती है। अगर एक फिल्म फेल हो जाए तो दूसरी उसे कवर कर सकती है। रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिजनेस स्टेबल हो जाता है, और पावर धीरे धीरे कंसंट्रेट होने लगती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है यश राज फिल्म्स। एक प्रोडक्शन हाउस के रूप में शुरू हुई कंपनी धीरे धीरे एक एंटरटेनमेंट एम्पायर बन गई। आज सिर्फ फिल्म्स बनाना ही उसका बिजनेस नहीं है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूजिक, टैलेंट मैनेजमेंट, डिजिटल कंटेंट, फ्रैंचाइजेस,
रेवेन्यू का हर बड़ा हिस्सा इकोसिस्टम के अंदर ही घूमता है। यही कॉर्पोरेट पावर की असली ताकत है। जब आपकी फिल्म रिलीज होती है तो आप सिर्फ टिकट नहीं बेच रहे होते, आप राइट्स बेच रहे होते हैं, म्यूजिक बेच रहे होते हैं, ब्रांड वैल्यू बेच रहे होते हैं, ऑडियंस अटेंशन बेच रहे होते हैं। फिर आता है एक और फैसिनेटिंग एग्जाम्पल, टी सीरीज। एक कंपनी जिसकी शुरुआत कैसेट टेप्स बेचने से हुई थी, लेकिन उसने एक ऐसी चीज को समझा जिसे बाकी लोगों ने बहुत देर से समझा। कंटेंट की वैल्यू सिर्फ रिलीज डे तक नहीं रहती। एक हिट सॉन्ग सालों तक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, एक साउंड ट्रैक दशकों तक रॉयल्टी कमा सकता है। आज म्यूजिक राइट्स बॉलीवुड की सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक हैं, और इसी अंडरस्टैंडिंग ने टी सीरीज को एक म्यूजिक कंपनी से एक मीडिया पावर हाउस में बदल दिया। फिर है धर्मा प्रोडक्शंस। धर्मा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ फिल्म्स नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है ब्रांड। ऑडियंस को पहले से अंदाजा होता है कि धर्मा फिल्म कैसी होगी। बिग स्टार्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, म्यूजिक, फैमिली ड्रामा, लग्जरी विजुअल्स। और बिजनेस की दुनिया में प्रेडिक्टेबिलिटी की कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स सरप्राइजेस पसंद नहीं करते, उन्हें पैटर्न्स पसंद हैं। और धर्मा ने एक प्रेडिक्टेबल ब्रांड क्रिएट किया। लेकिन कॉर्पोरेट पावर का सबसे एडवांस्ड वर्जन शायद मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स में दिखाई देता है, जैसे जी स्टूडियोज। यह सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस नहीं है, यह इकोसिस्टम ओनरशिप का बिजनेस ग्लोबल लेवल पर है। फिल्म बनाओ, टेलीविजन पर दिखाओ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करो, इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करो। रेवेन्यू चेन का हर हिस्सा एक ही ग्रुप के अंदर रह सकता है, और यही वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। बिजनेस स्कूल्स इसे कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं। अब एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर और एक कॉर्पोरेशन की तुलना कीजिए। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को हर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ढूंढनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर ढूंढना पड़ता है, म्यूजिक राइट्स बेचने पड़ते हैं, मार्केटिंग पार्टनर ढूंढना पड़ता है, और अगर फिल्म फेल हो जाए तो पूरा बिजनेस हिल सकता है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेशन के पास कैपिटल होती है, क्रेडिट लाइंस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, लीगल टीम्स होती हैं, मार्केटिंग डिविजन्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। वो एक फ्लॉप से नहीं डरते, क्योंकि उनके पास पूरा पोर्टफोलियो होता है। यही वजह है कि आज बॉलीवुड का लैंडस्केप पहले जैसा नहीं रहा। बड़े बजट्स, बड़े फ्रैंचाइजेस, बड़े स्टार्स, बड़े डिस्ट्रीब्यूशन डील्स, इनमें से अधिकांश के पीछे कुछ ही बड़ी कंपनीज दिखाई देती हैं। धीरे धीरे इंडस्ट्री कंसोलिडेट होती गई, पावर कुछ बड़े प्लेयर्स के हाथों में जमा होने लगी, और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड फिल्म्स का बिजनेस है, लेकिन आज की रियलिटी कुछ और है। फिल्म्स सिर्फ प्रोडक्ट हैं, असल गेम राइट्स का है, फ्रैंचाइजेस का है, ब्रांड्स का है, ऑडियंस अटेंशन का है। और जो कंपनीज इन चीजों को कंट्रोल करती हैं, असल पावर भी उन्हीं के पास होती है। यही कारण है कि आज बॉलीवुड सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये एक मीडिया बिजनेस इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम के सबसे बड़े खिलाड़ी अब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स नहीं, कॉर्पोरेशन है। कल्पना कीजिए, एक फिल्म का पहला सीन अभी शूट भी नहीं हुआ, स्क्रिप्ट अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुई, कास्ट तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, और फिर भी मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। यही बॉलीवुड का सबसे दिलचस्प रहस्य छुपा है, क्योंकि कई बार फिल्म बनने से पहले उसकी चर्चा बनानी पड़ती है, और चर्चा कभी एक्सीडेंट से नहीं बनती। एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म का कैंपेन अक्सर रिलीज से कई महीने पहले शुरू हो जाता है। कभी किसी एंटरटेनमेंट पोर्टल पर एक रूमर दिखाई देता है, कभी सोशल मीडिया पर कोई क्रिप्टिक पोस्ट, कभी इंडस्ट्री सर्कल्स में कोई लीक फैलती है। इनमें से कुछ बातें जेन्युइन होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक प्रमोशंस का हिस्सा होती हैं। मकसद सिर्फ एक होता है, ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करना, क्योंकि एंटरटेनमेंट बिजनेस में अटेंशन सबसे कीमती करेंसी है। फिर आता है टीजर। ध्यान से देखिए, अच्छे टीजर अक्सर कहानी नहीं बताते, वे सवाल पैदा करते हैं। एक सिलुएट, एक बैकग्राउंड स्कोर, एक डायलॉग, एक डेट, बस। और यही उनकी ताकत है, क्योंकि टीजर इंफॉर्मेशन नहीं बेचता, वह एंटिसिपेशन बेचता है। ऑडियंस को लगता है यह आखिर है क्या, और उसी सवाल के साथ डिस्कशन शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है ट्रेलर, और ट्रेलर शायद पूरी कैंपेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहां ऑडियंस को इतना दिखाया जाता है कि एक्साइटमेंट बढ़ जाए, लेकिन इतना नहीं कि रहस्य खत्म हो जाए। बेस्ट विजुअल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट डायलॉग्स,
बिगेस्ट इमोशनल मोमेंट्स सब केयरफुली सिलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ट्रेलर का काम कहानी सुनाना नहीं, टिकट बेचने की इच्छा पैदा करना होता है। फिल्म रिलीज के आसपास अक्सर डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज भी चर्चा में आ जाती हैं। कभी किसी सीन को लेकर, कभी किसी स्टेटमेंट को लेकर, कभी किसी क्रिएटिव चॉइस को लेकर। कुछ कंट्रोवर्सीज जेन्युइनली पब्लिक रिएक्शन से पैदा होती हैं। कुछ केसेस में पब्लिसिटी टीम्स मीडिया अटेंशन को एम्पलीफाई करने की कोशिश भी करती हैं, क्योंकि मीडिया कवरेज का एक सिंपल रूल है, जितनी ज्यादा चर्चा उतनी ज्यादा विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी अक्सर ऑडियंस अवेयरनेस को बढ़ाती है। लेकिन आज मार्केटिंग सिर्फ पोस्टर्स और टीवी इंटरव्यूज तक सीमित नहीं है। आज इसके पीछे एक पूरी पीआर मशीनरी काम करती है। पब्लिसिस्ट्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, ब्रांड कंसल्टेंट्स, टैलेंट मैनेजर्स, इनका काम सिर्फ इमेज मैनेज करना नहीं होता, इनका काम टाइमिंग मैनेज करना होता है। कब इंटरव्यू देना है, कब अपीयरेंस करनी है, कब अनाउंसमेंट करनी है, कब साइलेंस रखना है। मॉडर्न स्टारडम जितना टैलेंट का खेल है, उतना ही स्ट्रैटेजी का भी। फिर आती है सोशल मीडिया, और इसके साथ आते हैं इन्फ्लुएंसर्स। आज बड़ी फिल्म्स के स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाती है, कंटेंट क्रिएटर्स को इनवाइट किया जाता है, रिव्यूज आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनती हैं, मीम्स बनते हैं, डिस्कशंस शुरू होती हैं। सडनली फिल्म हर जगह दिखाई देने लगती है, फोन पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, न्यूज फीड्स में, और धीरे धीरे ऑडियंस को महसूस होने लगता है सब लोग इस फिल्म की बात कर रहे हैं। और फिर आते हैं फैन कम्युनिटीज। किसी स्टार की पॉपुलैरिटी सिर्फ उसके फिल्म से नहीं बनती, उसके फैंस से भी बनती है। ये फैन क्लब्स ट्रेलर्स शेयर करते हैं, सॉन्ग्स प्रमोट करते हैं, पोस्टर्स सर्कुलेट करते हैं, डिस्कशन क्रिएट करते हैं, और रिलीज डे को एक सेलिब्रेशन में बदल देते हैं। कई बार ऑडियंस फिल्म देखने इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे फिल्म में इंटरेस्ट है, बल्कि इसलिए जाती है क्योंकि वह उस कल्चरल मोमेंट का हिस्सा बनना चाहती है। अगर पूरी टाइमलाइन को देखें तो मार्केटिंग रिलीज डे से शुरू नहीं होती, वह महीनों पहले शुरू हो जाती है। रूमर्स, अनाउंसमेंट्स, पोस्टर्स, टीजर्स, ट्रेलर्स, सॉन्ग्स, इंटरव्यूज, रिव्यूज, सोशल मीडिया, फैन कम्युनिटीज, हर स्टेप का एक उद्देश्य होता है, ऑडियंस का ध्यान बनाए रखना और उस ध्यान को एक्साइटमेंट में बदलना। बहुत से लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड फिल्म्स बेचता है, लेकिन सच्चाई शायद उससे थोड़ी अलग है। बॉलीवुड सिर्फ फिल्म्स नहीं बेचता, वह क्यूरियोसिटी बेचता है, एक्साइटमेंट बेचता है, एक्सपेक्टेशन बेचता है, और कई बार एक फीलिंग बेचता है। क्योंकि जब तक ऑडियंस थिएटर की सीट पर बैठती है, मार्केटिंग कैंपेन अपना काम कर चुका होता है। फिल्म शुरू होने से पहले ही उसकी कहानी लोगों के दिमाग में शुरू हो चुकी होती है। एक मुंबई में बना सपना हजारों किलोमीटर दूर बिकता है। न्यूयॉर्क में, लंदन में, दुबई में, बीजिंग में, मॉस्को में। यही बॉलीवुड की सबसे बड़ी सक्सेस है। वह सिर्फ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री नहीं रही, वह एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट एम्पायर बन चुकी है। और इस एम्पायर को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, डायस्पोरा इकोनॉमिक्स। दुनिया भर में करोड़ों इंडियंस इंडिया के बाहर रहते हैं। कुछ जॉब्स के लिए गए, कुछ बिजनेस के लिए, कुछ वहीं पैदा हुए। लेकिन एक चीज लगभग सभी में कॉमन है, घर की याद, अपनी लैंग्वेज की याद, अपनी कल्चर की याद। और बॉलीवुड उसी इमोशन को जिंदा रखता है। शायद इसीलिए जब शाहरुख खान स्क्रीन पर अपनी बाहें फैलाता है, तो लंदन में बैठा इंडियन भी मुस्कुराता है, दुबई में बैठा इंडियन भी, और न्यू जर्सी में बैठा इंडियन भी। बॉलीवुड सिर्फ फिल्म्स नहीं बेचता, वह बिलोंगिंग बेचता है। सबसे पहले अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और लाखों इंडियंस का घर। यहां बॉलीवुड का ऑडियंस सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। एक मूवी टिकट अमेरिका में इंडिया के टिकट से कई गुना महंगा हो सकता है। इसलिए प्रोड्यूसर्स के लिए अमेरिकन ऑडियंस बेहद वैल्यूएबल है। और जब कोई फिल्म अमेरिका में स्ट्रांग ओपनिंग लेती है, तो इंडस्ट्री उसे सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, प्रीमियम रेवेन्यू के रूप में देखती है। फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, बॉलीवुड का सबसे पुराना डायस्पोरा मार्केट। यहां बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन है। कई फैमिलीज में 3 जनरेशंस एक ही फिल्म साथ देखने जाती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे। इसीलिए लंदन और बर्मिंघम जैसे सिटीज में बॉलीवुड की प्रेजेंस आज भी बेहद स्ट्रांग है। यहां लोग सिर्फ फिल्म नहीं देखते, वे अपनी आइडेंटिटी सेलिब्रेट करते हैं।
लेकिन अगर कोई मार्केट बॉलीवुड के लिए गोल्ड माइन रहा है तो वह है यूएई। दुबई, अबू धाबी, शारजाह। यहां इंडियन कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि कई फिल्म्स की इंडिया के बाद सबसे बड़ी अर्निंग यहीं से आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दुबई सिर्फ ऑडियंस नहीं देता, दुबई अपॉर्चुनिटीज भी देता है। लग्जरी लोकेशंस, ब्रांड पार्टनरशिप्स, टूरिज्म डील्स। इसीलिए कई बार स्क्रीन पर दिखने वाला दुबई सिर्फ एक लोकेशन नहीं होता, वह एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होता है। फिर आता है चाइना, एक ऐसा मार्केट जो बॉलीवुड के लिए अपॉर्चुनिटी भी था और मिस्ट्री भी। यहाँ इंडियन डायस्पोरा बहुत छोटा है, फिर भी कुछ फिल्म्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार। इन फिल्म्स ने चाइनीज ऑडियंस के दिलों तक पहुंच बनाई, क्योंकि इमोशंस को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। फैमिली, ड्रीम्स, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, ये थीम्स हर कल्चर में समझे जाते हैं। और कुछ सालों के लिए चाइना ने बॉलीवुड को दिखा दिया कि उसका पोटेंशियल कितना बड़ा हो सकता है। और फिर है रशिया, बॉलीवुड की सबसे पुरानी इंटरनेशनल लव स्टोरी। दशकों पहले जब दुनिया अलग अलग कैंप्स में बंटी हुई थी, तब बॉलीवुड ने रशिया में अपनी जगह बना ली। राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और उनके सॉन्ग्स, उनकी फिल्में। रशियन ऑडियंस के लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, वे एक इमोशनल कनेक्शन थी। और आज भी राज कपूर का नाम रशिया में नॉस्टैल्जिया लेकर आता है। अब पूरी पिक्चर देखिए, एक फिल्म मुंबई में बनती है, लेकिन उसका ऑडियंस पूरी दुनिया में बैठा होता है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, चाइना, रशिया और दर्जनों दूसरे मार्केट्स में। यानी एक ही फिल्म, एक ही स्टोरी मल्टीपल कंट्रीज से रेवेन्यू जनरेट करती है। यही डायस्पोरा इकोनॉमिक्स की असली पावर है। बहुत लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड फिल्म्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बॉलीवुड इमोशंस एक्सपोर्ट करता है, मेमोरीज एक्सपोर्ट करता है, नॉस्टैल्जिया एक्सपोर्ट करता है। और शायद इसी वजह से मुंबई में बनी एक फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को कुछ घंटों के लिए घर वापस ले जा सकती है। और यही बॉलीवुड की सबसे बड़ी ग्लोबल सुपर पावर है। हर साम्राज्य के दुश्मन होते हैं। रोमन साम्राज्य के थे, ब्रिटिश साम्राज्य के थे, और आज बॉलीवुड के भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार खतरा किसी एक दिशा से नहीं आ रहा, यह हर तरफ से आ रहा है। टेक्नोलॉजी से, कंपटीशन से, ऑडियंस से और शायद भविष्य से भी। एक समय था जब अगर तुम्हें नई फिल्म देखनी होती थी तो सिनेमा हॉल जाना पड़ता था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। टिकट खरीदो, लाइन में लगो, हॉल में बैठो, तभी फिल्म देख सकते थे। लेकिन फिर ओटीटी आया और पहली बार सिनेमा हॉल की मोनोपोली टूट गई। आज ऑडियंस के पास एक नया सवाल है, जब यही फिल्म कुछ हफ्तों बाद घर पर मिलने वाली है तो मैं थिएटर क्यों जाऊं? यही सवाल बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि ओटीटी सिर्फ उसका पार्टनर नहीं है, वह उसका कॉम्पिटिटर भी है। एक तरफ ओटीटी फिल्म्स के राइट्स खरीदकर प्रोड्यूसर्स को करोड़ों देता है, दूसरी तरफ वही ओटीटी ऑडियंस को थिएटर से दूर भी ले जाता है। लेकिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी टक्कर शायद ओटीटी से भी नहीं है, वह साउथ इंडियन सिनेमा से है। कुछ साल पहले तक हिंदी सिनेमा पूरे देश का डिफॉल्ट एंटरटेनमेंट माना जाता था, लेकिन फिर बाहुबली आई, फिर पुष्पा, फिर आरआरआर, और अचानक हिंदी ऑडियंस सबटाइटल्स और डबिंग की परवाह करना छोड़ गई। उसे सिर्फ अच्छी स्टोरी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस चाहिए थे, बिगर देन लाइफ स्पेक्टिकल चाहिए था, और साउथ सिनेमा ने वह दिया। यहीं से बॉलीवुड को पहली बार एहसास हुआ कि ऑडियंस लैंग्वेज नहीं चुनती, ऑडियंस एंटरटेनमेंट चुनती है। और शायद यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। साउथ की कई फिल्में स्टोरी पर बेट लगाती हैं, डायरेक्टर ब्रांड बन जाता है, विजन ब्रांड बन जाता है, जबकि बॉलीवुड लंबे समय तक स्टार्स पर डिपेंड करता रहा। लेकिन जब ऑडियंस स्टार से ज्यादा स्टोरी को इंपॉर्टेंस देने लगे तो पूरा बिजनेस मॉडल हिलने लगता है, और यही आज हो रहा है। लेकिन जो खतरा सबसे बड़ा हो सकता है वह अभी पूरी तरह आया भी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई डबिंग कर सकता है, वॉइस क्लोन कर सकता है, एक्टर्स को जवान बना सकता है, बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकता है, स्क्रिप्ट्स सजेस्ट कर सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सोचिए, अगर कल हॉलीवुड अपनी हर फिल्म परफेक्ट हिंदी में रिलीज करने लगे तो क्या होगा? अगर वर्चुअल एक्टर्स ऑडियंस को रियल एक्टर्स जितना एंटरटेन करने लगे तो क्या होगा? अगर कंटेंट बनाना पहले से 10 गुना सस्ता हो जाए तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है।
बॉलीवुड के पास भी नहीं। लेकिन शायद सबसे अंडररेटेड चैलेंज ऑडियंस खुद है। 1970 के दशक में एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस बहुत कम थे। सिनेमा, रेडियो, बस। आज यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, गेमिंग, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीम्स। ऑडियंस का अटेंशन सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ चुका है। पहले एक ब्लॉकबस्टर पूरे देश को एक साथ जोड़ सकती थी। आज किसी भी कंटेंट के लिए ऑडियंस का पूरा ध्यान जीतना मुश्किल हो गया है। और इसी बीच कॉस्ट्स लगातार बढ़ रही हैं। स्टार्स महंगे हो रहे हैं, मार्केटिंग महंगी हो रही है, वीएफएक्स महंगा हो रहा है, प्रोडक्शन स्केल बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस उससे भी तेजी से बढ़ रही हैं। वह हॉलीवुड भी देखती है, साउथ सिनेमा भी, इंटरनेशनल सीरीज भी, और फिर बॉलीवुड को जज करती है। इसका मतलब है रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन सक्सेस की गारंटी कम होती जा रही है। तो आज बॉलीवुड एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिशा में चैलेंज दिखाई देता है। ओटीटी ऑडियंस छीन रहा है, साउथ सिनेमा मार्केट शेयर ले रहा है, एआई रूल्स बदलने की तैयारी कर रहा है, ऑडियंस का अटेंशन बिखर चुका है और बजट्स पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो चुके हैं। ये अलग-अलग समस्याएं नहीं हैं। ये एक साथ आने वाला तूफान है, एक परफेक्ट स्टॉर्म। लेकिन इतिहास हमें एक चीज सिखाता है। साम्राज्य इसलिए नहीं गिरते क्योंकि उनके सामने खतरे आते हैं। साम्राज्य तब गिरते हैं जब वे बदलने से इनकार कर देते हैं। आज सवाल यह नहीं है कि बॉलीवुड के सामने खतरे हैं या नहीं। सवाल यह है, क्या बॉलीवुड खुद को फिर से रीइन्वेंट कर सकता है? क्योंकि इतिहास में हमेशा वही सरवाइव करता है जो बदलती दुनिया के साथ बदलना सीख लेता है। एक खाली सिनेमा हॉल की कल्पना कीजिए। स्क्रीन अंधेरी है, सीटें खाली हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। फिर अचानक प्रोजेक्टर चलना शुरू होता है। एक रोशनी स्क्रीन पर पड़ती है और उसी रोशनी के साथ एक नया सवाल जन्म लेता है। 20 साल बाद बॉलीवुड कैसा दिखेगा? क्योंकि यह कहानी का अंत नहीं है, यह एक नए चैप्टर की शुरुआत है। शायद आने वाले वर्षों में फिल्म्स बनाने का तरीका पूरी तरह बदल जाए। एआई स्क्रिप्ट्स लिखने में मदद करेगा, एआई डबिंग करेगा, एआई विजुअल इफेक्ट्स बनाएगा, एआई एक्टर्स को जवान दिखाएगा, एआई प्रोडक्शन को सस्ता और तेज बनाएगा। और यह सब भविष्य की बात नहीं है, यह प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल है, क्या एआई इमोशंस क्रिएट कर सकता है? क्या एआई किसी कैरेक्टर की आंखों में वह दर्द ला सकता है जो ऑडियंस को रुला दे? क्या एआई वह कनेक्शन बना सकता है जो एक सुपरस्टार और उसके फैंस के बीच होता है? शायद नहीं, कम से कम अभी नहीं। इसलिए संभवतः एआई बॉलीवुड को रिप्लेस नहीं करेगा, वह बॉलीवुड का टूल बनेगा। और जो क्रिएटर्स इस टूल को अपनाएंगे वही फ्यूचर को शेप करेंगे। एक समय था जब सिर्फ एक नाम फिल्म को हिट बना सकता था। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। उनका नाम पोस्टर पर हो तो ऑडियंस थिएटर पहुंच जाती थी। लेकिन आज दुनिया बदल रही है। ऑडियंस पहले से ज्यादा चॉइसेस रखती है और कई बार स्टोरी स्टार से बड़ी हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि स्टार्स खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी भूमिका बदल जाएगी। फ्यूचर में स्टार्स सिर्फ एक्टर्स नहीं होंगे, वे ब्रांड्स होंगे, यूनिवर्सेस होंगे, फ्रैंचाइजेस होंगे और शायद पूरी एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम्स के चेहरे होंगे। कई लोग पूछते हैं, क्या ओटीटी थिएटर्स को खत्म कर देगा? शायद नहीं, लेकिन वह उन्हें बदल जरूर देगा। ऑन ऑर्डिनरी व्यूइंग धीरे धीरे घर चली जाएगी, फोन पर, टैबलेट पर, स्मार्ट टीवी पर। लेकिन बड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस अब भी थिएटर्स में ही रहेंगे। आईमैक्स, डॉल्बी एटमॉस, 4DX, मैसिव स्क्रीन्स, कलेक्टिव ऑडियंस रिएक्शंस। यह एक्सपीरियंस घर पर रिक्रिएट करना मुश्किल है। इसलिए फ्यूचर में थिएटर्स कम हो सकते हैं, लेकिन जो बचेंगे वे पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम होंगे। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड हॉलीवुड जितना ग्लोबल बन सकता है? आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ऑडियंस है, लेकिन फ्यूचर उससे कहीं बड़ा हो सकता है क्योंकि दुनिया धीरे धीरे सबटाइटल्स की आदत डाल रही है। कोरियन कंटेंट ग्लोबल हो चुका है, स्पेनिश कंटेंट ग्लोबल हो चुका है, जापानीज एनीमे ग्लोबल हो चुका है। तो इंडियन स्टोरीज क्यों नहीं? अगर कहानी यूनिवर्सल हो तो लैंग्वेज बैरियर नहीं बनती। और शायद फ्यूचर का बॉलीवुड इंडियन स्टोरीज को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने में पहले से कहीं ज्यादा सफल होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी से भी बड़ा एक सच है,
बिजनेस मॉडल्स बदलेंगे, प्लेटफॉर्म्स बदलेंगे, स्टार्स बदलेंगे, फॉर्मेट्स बदलेंगे, लेकिन इंसान नहीं बदलेगा। उसे आज भी कहानियां चाहिए, उसे आज भी हीरोज चाहिए, उसे आज भी इमोशंस चाहिए, उसे आज भी सपने चाहिए। और जब तक यह जरूरत मौजूद है, तब तक सिनेमा भी मौजूद रहेगा। पिछले 100 वर्षों में बॉलीवुड ने सिर्फ फिल्म्स नहीं बनाई हैं, उसने करोड़ों लोगों को हंसाया है, रुलाया है, प्रेरित किया है और सपने देखने की वजह दी है। हो सकता है अगले 20 सालों में एआई इंडस्ट्री बदल दे, हो सकता है नए कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, हो सकता है नए प्लेटफॉर्म्स पैदा हो जाए, लेकिन एक चीज शायद कभी नहीं बदलेगी, इंसान का कहानी सुनने का प्रेम। और जब तक इंसान कहानियां सुनना चाहता रहेगा, बॉलीवुड किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगा। क्योंकि आखिर में बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह सपनों का कारोबार है। और सपनों की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। 100 साल पहले एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुई यह जर्नी आज एक विशाल इंडस्ट्री बन चुकी है। 100 साल बाद यह कैसी होगी, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, जब तक इंसान सपने देखता रहेगा, बॉलीवुड उन्हें बेचता रहेगा। एक सदी पहले किसी ने नहीं सोचा था कि चलती हुई कुछ तस्वीरें एक दिन हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन जाएंगी। लेकिन आज बॉलीवुड सिर्फ फिल्म्स नहीं बनाता, वह जॉब्स क्रिएट करता है, ब्रांड्स बनाता है, स्टार्स बनाता है, ट्रेंड्स बनाता है और सबसे बढ़कर सपने बनाता है। जब हम बॉलीवुड को देखते हैं तो हमें अक्सर सिर्फ एक्टर्स दिखाई देते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा होता है। प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, म्यूजिक लेबल्स, एडवर्टाइजर्स, इन्वेस्टर्स और लाखों लोग जिनकी लाइवलीहुड इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। हर टिकट सेल के पीछे एक बिजनेस मॉडल छिपा होता है। हर ब्लॉकबस्टर के पीछे कैपिटल, रिस्क, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉम्प्लेक्स गेम छिपा होता है और हर फ्लॉप के पीछे एक महंगा लेसन छिपा होता है। इसीलिए बॉलीवुड को समझना सिर्फ सिनेमा को समझना नहीं है, ये इंडिया की एंटरटेनमेंट इकोनॉमी को समझना है, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझना है, ये ब्रांडिंग को समझना है, ये स्टोरी टेलिंग को समझना है और सबसे बढ़कर ये इंसानों के ड्रीम्स को समझना है। क्योंकि आखिर में लोग सिर्फ फिल्म देखने के लिए टिकट नहीं खरीदते, वे एक इमोशन खरीदते हैं। कभी हैप्पीनेस, कभी लव, कभी पेन, कभी होप और कभी कुछ घंटों के लिए अपनी जिंदगी भूल जाने का मौका। इसीलिए अगली बार जब आप किसी सिनेमा हॉल में बैठें या अपने फोन पर कोई फिल्म प्ले करें, तो एक बात याद रखिए, आप सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रहे हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े ड्रीम सेलिंग बिजनेसेस में से एक का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि बॉलीवुड का असली बिजनेस फिल्म्स बेचना नहीं है, बॉलीवुड का असली बिजनेस है सपने बेचना। और जब तक इंसान सपने देखता रहेगा, बॉलीवुड उन्हें बेचता रहेगा। एक सदी पहले यह सिर्फ एक कहानी थी, आज यह एक एम्पायर है और कल यह क्या बनेगा यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज तय है, जब तक इंसान सपने देखता रहेगा, स्क्रीन पर रोशनी जलती रहेगी और बॉलीवुड जिंदा रहेगा।